Good morning, everyone. Today we are going to start with a new chapter, that is what is democracy and why democracy, of class 9th polity. So, what is democracy? According to Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people and for the people. ये स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन ने 1860s में दी थी जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और ये स्टेटमेंट आज की डेट में भी काफ़ी रेलेवेंट है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं जहाँ पे सरकार लोगों के बीच में से चुनी जाए, उनके मत से चुनी जाए, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके व्यू पॉइंट से चुनी जाए, और तीसरा जो सरकार चुनी गई है वो सरकार लोगों के लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी एज अ टर्म शायद से नया है, और हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। बट एक्चुअल में अगर हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड बहुत सालों से एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि इंडिया में भी वैशाली महाजनपद होता था। जब एंशियंट टाइम की हम बात करते हैं, जनपद की टाइम, महाजनपद की टाइम पे, तो वैशाली महाजनपद में भी डेमोक्रेसी फॉलो की जाती थी, रिपब्लिकन फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं। बट जब हम आज की डेट में बात करते हैं तो आज की डेट में हम ये देखते हैं कि इलेक्शन होना, पीपल के द्वारा चुने जाना, ये एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं पे अगर इलेक्शन हो रहा है तो वो कंट्री या वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। इसीलिए जब हमें कहीं पे डेमोक्रेसी डिटरमाइन करनी होती है कि कहीं पे अगर डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे क्या दो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो हो रहे हैं। तो वो डेमोक्रेसी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम या ऑटोनॉमी जिसको हम कह सकते हैं, और सेकंड इज इक्वालिटी। जब हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक सिंगल पर्सन के पास कितना राइट है ये चूज़ करने का कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, उसके पास कितना राइट है कि उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे होने चाहिए, उसके पास खुद का ऑप्शन भी होना चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, खुद इलेक्शन कंटेस्ट करे या फिर किसी और को भेजे पार्लियामेंट में, जहाँ पे, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स में, जिस चीज़ का भी इलेक्शन है। सिमिलरली जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि मैन, वुमेन या रेस या रिच या पुअर, जो भी किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस पॉसिबल हैं वो चीज़ ना हो। हर पर्सन को वोट डालने का बराबर का अधिकार हो और हर पर्सन के वोट की वैल्यू भी सेम हो। ये चीज़ डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के प्रिंसिपल को शो करती है। इसके अलावा अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं डेमोक्रेसी के। तो पहला फीचर है, जैसा कि हमने उस स्टेटमेंट से भी देखा, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड इज, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने किसी को इलेक्ट किया है, हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, तो वो एक पपेट बन के रह जाए किसी और के हाथों में, या फिर उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही ना हो, उसके बिहाफ पे कोई और डिसीजन ले रहा हो। जैसे इलेक्शंस ऐसा नहीं होता था कि आज़ादी से पहले नहीं होते थे, इवन इन ब्रिटिश टाइम भी इलेक्शंस हुए हैं, बट एट द एंड रूल ब्रिटिशर्स का चलता था, ना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का। बहुत लिमिटेड पावर्स होती थी। नाउ थर्ड इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं, जैसा कि हमने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करी, तो इलेक्शन के अंदर पीपल को वोट डालने का भी अधिकार हो, जो वहाँ का सिटीज़न हो, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड
थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो और जो पार्टी रूल कर रही है उसका एक फेयर चांस हो हारने का भी। ऐसा नहीं है कि वो इनॉर्मस पावर इंजॉय कर रही है जिसकी वजह से इलेक्शंस भी ढंग से नहीं हो पा रहे। जितना चांस एक कैंडिडेट के जीतने का है उतना उसके हारने का भी होना चाहिए। फोर्थ इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं या इस फीचर की बात करेंगे तो हम हमेशा देखेंगे कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जब भी डेमोक्रेसी के जो दो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें से कोई भी एक वॉयलेट होगा, चाहे वो इंडिविजुअल फ्रीडम हो या फिर इक्वालिटी हो, अगर ऐसा कहीं पर भी वॉयलेट होता है तो हम ये मानते हैं कि वो कंट्री या वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं है। फिफ्थ इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इस पॉइंट में हम जनरली ये डिस्कस करते हैं कि एक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की कितनी वैल्यू करी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का रिटन या अनरिटन दोनों हो सकते हैं, बट हर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक पावर डिफाइन होती है एक गवर्नमेंट की कि वो कैसे वर्क करेगी, कैसे रूल करेगी। अगर कोई गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही, दैट मीन्स कि वो वहाँ के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे पा रही ढंग से, या उनके साथ उनके राइट्स के साथ वायलेशन हो रहा है। जैसे कि एक गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि प्रोटेस्ट करना मना है, तो ये भी एक सिटीजन के राइट्स के खिलाफ है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट, या जैसे हम फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में भी हम देखते हैं कि मैंने अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव चुना तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एक फेयर डिसीजन ले रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव मेरा पार्लियामेंट में गया है उसके थ्रू भी गलती हो सकती है। सरकार के किसी डिसीजन से मैं नाखुश भी हो सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो हर सरकार का लिया हर डिसीजन मेरे फेवर में होगा, वो मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है। ऐसे केसेस में मेरे पास एक राइट होना चाहिए कि मैं अपना डिसअप्रूवल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट शो कर पाऊँ। अगर मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं अपना इलेक्टेड कैंडिडेट को जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हटा पाऊँ, तो वो भी एक डेमोक्रेसी के फीचर्स के खिलाफ है। इसे हम इंडिया में भी जब देखते हैं तो इंडिया में भी मल्टीपल कैंडिडेट्स एक ही सीट से लड़ रहे होते हैं और हर पर्सन के पास, हर वोट डालने वाले के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अगर रूलिंग पार्टी से खुश है तो उनको वोट डाले, नहीं है तो किसी और को वोट डाले। और अगर वो किसी से भी खुश नहीं है तो आजकल हर ईवीएम मशीन्स में नोटा का भी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है और ये मेरी एक चॉइस है कि हाँ मेरे को सिलेक्ट करने का अधिकार है तो मुझे रिजेक्ट करने का भी उतना ही अधिकार है। तो अब हम कुछ केस देखते हैं और ये देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड कुछ केस स्टडीज़ में कि डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इन्फ्रिंजमेंट्स हुई है। तो पहला केस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो 1999 के टाइम पे आर्मी चीफ भी होते थे, कारगिल वॉर के टाइम पे, उन्होंने मिलिट्री कूप किया और वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलिट्री कूप से हटा दिया। इसका इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हर छोटी बड़ी चीज़ों पे अब मिलिट्री अपने रूल्स को इस्टेब्लिश करने लगी। कि इवन कि अगर आज की डेट में भी हम देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री के अपने खुद के बैंक्स भी हैं, जो कि जनरली वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी नहीं है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब ये मिलिट्री कूप किया तो उसके बाद एक रेफरेंडम किया अपनी कंट्री में, और ये सबको पता था कि वो रेफरेंडम फेयर मीन से नहीं किया गया, और अपने आप को उस रेफरेंडम के रिजल्ट के थ्रू वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया इन 2002। आफ्टर डूइंग दिस उन्होंने वहाँ के लीगल फ्रेमवर्क को बदलने की कोशिश करी, कॉन्स्टिट्यूशनल वेज में अमेंडमेंट करने की कोशिश करी, और आज हम उसका इफेक्ट ये देखते हैं कि इवन टुडे
इन पाकिस्तान मिलिट्री के पास बहुत पावर है, इतनी पावर है कि आज की डेट में भी अगर पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो वही पार्टी सरकार बनाती है जिसको मिलिट्री सपोर्ट करती है। इवन कि मॉडर्न डे इमरान खान गवर्नमेंट भी मिलिट्री सपोर्टेड है। हम सेकंड केस के लिए हम दो कंट्रीज का केस देखते हैं जिसमें हम फ्री और फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। पहली चाइना और दूसरी मैक्सिको। तो सबसे पहले हम चाइना की बात करें। चाइना में टेक्निकली हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, बट चाइना को रूल एक ही पार्टी करती है, डैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जनरली वहाँ के इलेक्शंस में ऐसा होता है कि एक ही कम्युनिस्ट पार्टी के 3 से 4 कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट करते हैं इलेक्शन, और उन लोगों को उन्हीं में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है जिसको भी हाईएस्ट वोट मिलेंगे। एट द एंड कम्युनिस्ट पार्टी इज द रूलर ओवर चाइना। तो इसको हम डेमोक्रेसी के अंदर इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि पर्सन के पास ये वोट देने का अधिकार नहीं है कि वो किसी और को वोट डाले। इवन कि चाइना को वर्ल्ड वाइड अगर शो करना होता है कि वहाँ पे फेयर इलेक्शन होते हैं तो वो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को टिकट्स ज़रूर दे देते हैं, बट एट द एंड उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी अप्रूवल लेना होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ भी हो जाए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ही सरकार रहेगी, उन्हीं के लीडर रहेंगे, चाहे वो लोकल हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट्स में हो। अब सेकंड केस है मैक्सिको का। तो मैक्सिको के केस में हम ये देखते हैं कि मैक्सिको को पहले 1930s में इंडिपेंडेंस मिलती है और वहाँ पे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसके बाद हर 6 साल में इलेक्शन होने का प्रावधान था। बट जब पहली बार इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे PRI पार्टी जीतती है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मैक्सिको। उसके बाद ये देखा गया जब भी इलेक्शन होते थे तो इलेक्शंस में बहुत मैल प्रैक्टिसेस होती थी और कभी भी कोई भी ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शंस नहीं जीत पाती थी। जैसे कि स्कूल्स में पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था कि आप PRI पार्टी को वोट करें, या फिर पोलिंग बूथ्स बदल दिए जाते थे इलेक्शन से जस्ट पहले, और वोटिंग काउंट्स के अंदर गड़बड़ी, ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। तो इससे हम एक स्टेटमेंट भी कंक्लूड कर सकते हैं, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोस करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि अगर मैक्सिको के केस में जैसे हम देखते हैं कि 70 सालों तक एक ही पार्टी मैल प्रैक्टिसेस की वजह से रूल करती जा रही है, तो वो एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है, एट दी एंड लोगों के व्यू पॉइंट्स के खिलाफ है। वहाँ पे डेमोक्रेसी हम नहीं मान सकते क्योंकि वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। अब हम अपने एक फीचर को डिस्कस करते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इस फीचर में हम 3 केसेस देखते हैं। पहला सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे 2015 तक वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो जब हम ये देखते हैं कि वुमेन को वहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मेन को है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वायलेट हो रहा है, दैट इज इक्वालिटी। सेकेंडली एस्टोनिया की बात करते हैं तो एस्टोनिया में 2 तरीके के एथनिसिटी के लोग हैं। पहला एस्टोनिया के जो इंडिजिनस है और सेकंड रशियन माइनॉरिटी के। तो एस्टोनिया में ये देखा गया कि वहाँ के सिटीजनशिप लॉस ऐसे हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको राइट टू वोट बहुत मुश्किल से मिलता था। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी वायलेट होती है। थर्ड केस देखते हैं हम फिजी का। फिजी में 2 एथनिसिटी के लोग होते थे। पहला
इंडिजिनस फीजी के लोग वहाँ पे, और दूसरा इंडियन फीजी के लोग। इंडियन फीजी का मतलब यहाँ पे ये है जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से फीजी में ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम काम करने गए थे एज अ स्लेव्स और टी प्लांटेशन वे अदर थिंग्स। तो फीजी का ये सिस्टम है कि जो वहाँ के इंडिजिनस फीजी के लोग हैं, जब उनका वोट डाला जाएगा तो उसके वोट की वैल्यू 2 काउंट करी जाती है। वेयर एज जो इंडियन फीजी के पर्सन है और अगर वो वोट डालते हैं जिनका ओरिजिन इन फीजी का है, उस केस में उनके वोट की वैल्यू 1 काउंट करी जाती है। इसलिए जैसे कि हमारी स्टेटमेंट है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये वॉयलेट होती है। हेंस हमारा इक्वालिटी का प्रिंसिपल स्टैंड नहीं करता यहाँ पे। इसलिए हम ये देखते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसमें हम केस देखते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस 1980s में मिलती है और उस इंडिपेंडेंस में बहुत मेजर रोल होता है ज़ैनू पीएफ पार्टी का, दैट इज जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, जिसके लीडर थे रॉबर्ट मकावे, जो कि ये हैं। तो हुआ क्या, जब जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस मिली और कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके बाद फर्स्ट जो इलेक्शन हुए उसमें ज़ैनू पीएफ पार्टी जीती, रॉबर्ट मुकावे पॉपुलर वोट से प्रेसिडेंट बने। बट उसके बाद ये देखा गया कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस लाना शुरू किया। ये देखा गया कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लेस अकाउंटेबल बनाया, कि ज़्यादा जवाबदेही नहीं रहेगी गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स चली गई। धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि ऑपोजिशन पार्टीज़ को हरास किया जाता था, इलेक्शन नहीं करने दिया जाता था, मीटिंग्स नहीं होने देते थे, प्रोटेस्ट नहीं होने देते थे लोगों का, और इवन की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वो भी इलीगल हो गया। साथ ही में जो हमारे प्रेस के लोग होते थे उनके पास फ्रीडम नहीं थी, और जो भी टेलीविज़न या रेडियो के ऊपर जो भी न्यूज़ वगैरह चलती थी वो भी सिर्फ रूलिंग पार्टी का एजेंडा दिखाती थी। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस भी वहाँ पे नहीं थी। इवन कि जब वहाँ पे एक और केस देखा गया कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट होती थी, उन्होंने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर्स को वायलेट करना शुरू कर दिया और इनॉर्मस पावर्स अपने हाथ में ले ली। और डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो जुडिशरी होती है, दे एक्ट एज गार्डियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जुडिशरी की बात भी नहीं मानी जाती और सिर्फ एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर इनॉर्मस पावर इंजॉय करने लग जाती है, तो डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं रहती, डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी में वो बदल जाती है। और इसी के साथ हम एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑपोजिशन पार्टीज़ का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमने इस केस में देखा कि ऑपोजिशन पार्टी को मीटिंग तक नहीं करने दिया जाता था और मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जाता था कि वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से गलत या कोई नेगेटिव चीज़ दिखाएं। तो इसका इफ़ेक्ट ये होता था कि लोगों के पास एक्चुअल न्यूज़ पहुंचती ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं चलता था कि उनकी गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो इसका एक बहुत एडवर्स इफेक्ट ये भी देखा गया कि जिम्बाब्वे के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस तक आ गया बैक इन 2013। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट में बैलेंस ऑफ पावर को देखना और जो पावर मिसयूज हो रही है उसको रोकना, जिसलिए हम कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्यूटली। इसलिए जब तक ऑपोजिशन पार्टी, प्रेस, मीडिया, एनजीओस
ये सब काम करते रहते हैं तो गवर्नमेंट में प्रेशर बना रहता है कि वो ढंग से काम करे। तो जिम्बाब्वे के केस से हम 3 स्टेटमेंट्स ज़रूर निकाल सकते हैं। पहली, स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स। यहाँ बेसिक राइट्स की बात जो है वो ये है जो सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलती है या उसके इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ ऑलरेडी अनेक्ट होती है, जैसे कि प्रोटेस्ट करना, जैसे कि एसोसिएशन फॉर्म्स करना, या पब्लिक में जाके अपने आप को बोलना, एक्सप्रेस करना, स्पीच देना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पे सिटीजन्स को नहीं मिल रही, दैट मीन्स उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम को रोका जा रहा है और यही डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो जाता है। सेकंड, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे कि हम इस केस में देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास इनॉर्मस पावर्स आ गई थी जो कि सही नहीं था। और थर्ड, देयर शुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स ऑफ सिटीजन। जुडिशरी का काम, जैसे कि मैंने कहा, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हमेशा ये चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह काम करता है कि कभी भी अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते हैं तो जुडिशरी उनको रोकता है ऐसा करने से। तो इससे हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। इसी के साथ अब हम यहाँ पे इन केसेस को समराइज करते हैं और एक बार देखते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या देखा। डेमोक्रेसी is a form of government in which rulers are elected by the people and take all major decisions. Second, election offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. Third, this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. And fourth, the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. Means the constitution is supreme. Constitution से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए इंडिया के केस में भी जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी गई है वी द पीपल से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में सबसे पहला वर्ड यही लिखा गया। तो इसी के साथ हम अपना पार्ट 1 यहीं पे एंड करते हैं और अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि वाई डेमोक्रेसी, और कुछ और केस स्टडीज़ के साथ देखते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट क्यों है। डू टेल हाउ यू लाइक द लेक्चर एंड थैंक यू।